हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आईपीसी के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आर प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ आईपीसी। किस चैप्टर में ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात की गई है। ऑप्शन दिया हुआ है चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 16। इसका आंसर सभी को करेक्टली पता है, क्या हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ आईपीसी डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड। मतलब आईपीसी के किस प्रोविजन में कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया है। 302 में, 300 में, 301 में, 299 में। इसका भी आंसर सभी लोगों ने ऑलरेडी दे दिया। करेक्ट आंसर हो गया इसका सेक्शन 299, 299 डी हो गया इसका भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और सेक्शंस ऑफ आईपीसी पर्टेन्स टू कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। अच्छा, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शंस कौन कौन से हैं आप लोग को बताइए। 34 149 बिल्कुल भी नहीं है। क्या है 34 और 149 में? कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन की बात की गई है। 323 325 भी नहीं है, और 299 एंड 300 सभी लोगों ने लिख दिया है कि यही सही आंसर है। तो मान लेते हैं कि 299 और 300 में ही कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की बात की गई है। चलिए सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, acts which come in the category of culpable homicide not amounting to murder are mentioned in which section of IPC। culpable homicide not amounting to murder की बात कर रहा है, वो किस सेक्शन में फॉल करेगा। 300 में फॉल करेगा, 299 में फॉल करेगा, दोनों में ही फॉल करेगा। ये भी बहुत ही आसान है, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किस में फॉल करता है? 299 में फॉल करता है। 299 हो गया, 299 करेक्ट हो गया, बी इसका। नेक्स्ट आ गया, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग बाई अनदर ह्यूमन बींग इज कॉल्ड। एक ह्यूमन बींग द्वारा दूसरे ह्यूमन बींग को मार देने को क्या कहते हैं? मर्डर कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं, या असैसिनेशन कहते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, सभी लोग ऑलरेडी आंसर दे दिए हैं। बहुत ही अच्छा, सबका सही है। एक ह्यूमन बींग द्वारा दूसरे ह्यूमन बींग को मारने को होमिसाइड कहते हैं। ये सिंपली होमिसाइड पूछ रहा है कि होमिसाइड क्या कहते हैं। एक ह्यूमन बींग द्वारा दूसरे ह्यूमन बींग को ही मारने को तो होमिसाइड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कल्पेबल होमिसाइड मीन्स। कल्पेबल होमिसाइड का क्या मतलब है? अटेम्प्ट टू कॉज डेथ के है क्या। दूसरा कह रहा है कि कॉजिंग डेथ इंटेंशनली। तीसरा कह रहा है कॉजिंग इंजुरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। एंड लास्ट कह रहा है बोथ बी एंड सी। अब इसका आंसर आप लोग लिखिए कमेंट में। वेरी गुड वेरी गुड। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब यहाँ बी और सी दोनों ही है। बी में लिखा हुआ है इंटेंशनली डेथ कॉज करना। सेक्शन 299 पढ़िएगा कल्पेबल होमिसाइड, उसमें लिखा हुआ है इंटेंशनल डेथ कॉज करना, एक उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है। दूसरा क्या है? इस तरह का इंजुरी कॉज कर देना जिससे डेथ जो लाइकली कॉज हो जाएगा, ये भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। यानी बी और सी दोनों ही है। तो सही आंसर हो गया डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी गलत को सिलेक्ट करना है, जो गलत सेंटेंस है। पहला ऑप्शन है, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइसे वर्सा। मतलब सारे ही मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है बट सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। ये सेंटेंस जो है वो सही है, क्योंकि एक्चुअली में भी जो सारे मर्डर्स होते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड तो होते हैं, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड कौन सा मर्डर होते हैं? जो अमाउंटिंग टू मर्डर। कई सारे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होते हैं, इसलिए सारे कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर नहीं कहा जा सकता है। दूसरा दिया है ऑप्शन, ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर। देखिए यहीं पे गलत मिल गया, आप सभी ने सही आंसर लिख भी दिया है। जो दूसरा ऑप्शन दिया है ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि देयर आर कल्पेबल होमिसाइड विच डू नॉट अमाउंट टू मर्डर। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, जो कि गलत दिया हुआ है सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rex versus Govinda, the points of distinction between the provisions of the following sections of IPC were explained। R वर्सेस गोविंदा के केस में किस किस सेक्शन में डिस्टिंक्शन बताया गया था? ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और आप लोग को लाइव सेशन में इसके बारे में लिखवाया भी गया था। R वर्सेस गोविंदा में किस किस सेक्शन में डिस्टिंक्शन बताया गया था? तो ये मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिस्टिंक्शन बताया गया था, 299 एंड 300। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, सभी का करेक्ट है, बहुत बढ़िया, 299 एंड 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंस रिया रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 299 ऑफ द आईपीसी इज। मेंस रिया जो रिक्वायर्ड है 299 में वो क्या है? इंटेंशन और नॉलेज है क्या? दूसरा कह रहा है इंटेंशन और नेग्लिजेंस,
इंटेंशन और रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस और मैलिस। आप 299 पढ़ेंगे तो उसमें 2 वर्ड यूज मिलेगा, इंटेंशन और नॉलेज। तो ये इंटेंशन और नॉलेज की बात कर रहा है, जो मेंस रिया की रिक्वायरमेंट है 299 में, वो इंटेंशन और नॉलेज की है। नेग्लिजेंस वर्ड कहीं नहीं है, रेकलेसनेस भी नहीं है और मैलिस भी नहीं है, नेग्लिजेंस भी नहीं, यानी ए हो गया, इंटेंशन और नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पेबल होमिसाइड इज कॉजिंग डेथ। कल्पेबल होमिसाइड डेथ कॉज करेगा कब? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ये दिया हुआ है सेंटेंस, बेटा आप पढ़ेंगे तो ये दिया हुआ है ऐसा लाइन। दूसरा कह रहा है विद द नॉलेज दैट बाई सच एक्ट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज। ये भी सही है, नॉलेज होना चाहिए कि इस एक्ट से डेथ ही कॉज होगा। एंड थर्ड कह रहा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, डायरेक्ट इंटेंशन होना चाहिए डेथ कॉज करने के बाद। ये सारे सेंटेंस सही दिए हुए हैं और आप सबको पता भी है, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स विल कॉन्स्टिट्यूट होमिसाइड। इनमें से कौन सा एक्ट होमिसाइड को कॉन्स्टिट्यूट करेगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 12वीं सप्ताह के पहले टर्मिनेट कर देना प्रेगनेंसी को। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 28th वीक, 20वें सप्ताह के पहले। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 36th, यानी 36वें सप्ताह के पहले टर्मिनेट कर देने का। लास्ट बोल रहा है कॉजिंग डेथ ऑफ द लिविंग चाइल्ड आफ्टर ए पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी हैज बीन ब्रॉट फोर्थ ऑफ द मर्डर्स बॉडी। मतलब मर्डर के बॉडी से चाइल्ड का कोई भी पार्ट को बाहर ला दिया गया है, उसके बाद कॉज करना, उस चाइल्ड के डेथ कॉज करना। तो यही सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दे दिया। आप सब लोग लिख दीजिए किस सेक्शन में ये ऑफेंस है, किस सेक्शन में ये ऑफेंस है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, वही होमिसाइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ एपी यानी आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुन्नाया केस डील्स विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। इस केस में किस किस सेक्शन के बीच में डिस्टिंक्शन किया गया है? 501 एंड 502 में, 299 300 में, 304 ए और बी में, 305 और 6 में। आप सब ने सही आंसर दे दिया। इसमें भी 299 और 300 यानी मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस बताया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रीअफर्म्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर व्हाइल अडॉप्टिंग द व्यू सजेस्टेड इन गोविंदाज केस। मतलब आर वर्सेस गोविंदा केस को में जो सजेशन था उसको अडॉप्ट किया गया था। किस केस में? पहली बार, अभी पिछले क्वेश्चन में था, अब इसको ऑप्शन में डाल दिया है केस को। तो इसका आंसर सभी को पता हो गया ऑलरेडी, सभी ने दे दिया बी। करेक्ट आंसर है वही बी, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुन्नया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे अ प्रिस्ट बिट्स ए बॉय फॉर क्यूरिंग हिम फ्रॉम एविल स्पिरिट। जैसे भूत भगाया जाता है वैसे ही भूत भगाने के लिए उसको मार मार के मार देता है प्रिस्ट, तो बॉय डाइज, डेथ हो गया उसका। जे इज, अब जे की लायबिलिटी क्या बनती है? नॉट लायबल फॉर एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं है। लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। तीसरा कह रहा है इंटाइटल टू द डिफेंस ऑफ गुड फेथ। लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। देखिए अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ से हो जाएगा? जब उसकी डेथ कॉज हो गई। और नॉट लायबिलिटी कैसे आ जाएगी? उसने तो जानबूझकर मार मार के उसको मार दिया है, तो उसकी लायबिलिटी बनेगी और वो भी कल्पेबल होमिसाइड के लिए। आप लोगों ने सही आंसर दे दिया। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कोई गुड फेथ काम नहीं आएगा कि भूत भगाने के लिए वो उसको मार रहा था, ये गुड फेथ का क्लेम कहीं नहीं स्टैंड करेगा। तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फायर्स अ बुलेट इनटू अ बुश। एक बुश पे ए फायर कर देता है क्या? बुलेट। वेयर अननोन टू हिम वाई इज डूइंग सम वर्क एंड बुलेट स्किल्स वाई। उसको पता नहीं था कि वाई वहाँ कोई काम कर रहा है, लेकिन वाई को बुलेट लग भी जाती है और डेथ भी हो जाती है। ए इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ वाई बिकॉज ए हैड नॉट फायर्ड इंटेंशनली एट वाई। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि ए गिल्टी नहीं है मर्डर के लिए क्योंकि उसने इंटेंशनली फायर नहीं किया था उसकी जान लेने के लिए। ये सेंटेंस सही है कि नहीं बताइए आप लोग। वेरी गुड, कई लोगों ने लिखा ये सेंटेंस सही है। हाँ सही है, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था किल करने के लिए, तो ये सेंटेंस जो है वो सही माना जाएगा, इसलिए ए इसका आंसर हो गया। उसने अनइंटेंशनली बुश पे फायर किया था और उसकी डेथ हो गई। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड्स एक्शन गिव ए सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एंड ए स्टार्ट्स अटैकिंग जेड। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता है और उसमें ए स्टार्ट कर देता है जेड पे अटैक करना। बी हैपेंस टू चांस अपॉन द फाइट एंड डिसाइड्स टू असिस्ट ए इन अटैकिंग जेड। अब बी जो है वो असिस्ट कर देता है किस में? ए जेड पे अटैक करने में। उसको नहीं हुआ था सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ए को हुआ था और बी इसका फ़ायदा उठाता है और वो अटैक करने लगता है जेड पर।
एज अ रिजल्ट जेड का डेथ हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोनों ही मर्डर के लिए लायबल है। दूसरा दिया हुआ है ए हैज़ कमिटेड मर्डर एंड बी हैज़ कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तीसरा दिया हुआ है ए एंड बी हैव कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और चौथा दिया हुआ है ए हैज़ कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड बी हैज़ कमिटेड मर्डर। देखिए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कई लोग इसका सही आंसर ऑलरेडी देने लगे हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। इसका करेक्ट आंसर डी। देखिए ए हैज़ कमिटेड द कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ए ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में एक्ट किया हुआ था, उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो कि एक एक्सेप्शन है, तो वो हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि उसके एक्सेप्शन में फॉल कर जा रहा है। और बी ने जो था वो उसने तो फ़ायदा उठाया था सिचुएशन का, और उसने इंटेंशनली उसको अटैक भी किया और मार दिया, तो उसकी लायबिलिटी मर्डर के लिए बनेगी। तो बी हैज़ कमिटेड मर्डर और ए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वेरी गुड, आप सबने सही आंसर दिया था, डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ डन अंडर। मर्डर नहीं होगा कब? इंटॉक्सिकेशन में, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, इरेजिस्टिबल इम्पल्स में, ऑल ऑफ द अबव। देखिए तो बताइए मर्डर का एक्सेप्शन में कौन सा आता है इसमें से? सभी ने सही आंसर दे दिया। मर्डर का एक्सेप्शन इसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जो इसमें सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन लिखा हुआ है, तो बी करेक्ट आंसर हो गया। वेरी गुड। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू डाउरी डेथ। डाउरी डेथ से रिलेटेड इनमें से कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? 304, 304 बी, 113 ए, 113 बी। वेरी गुड, एवरीवन नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर है, सभी ने सही जवाब दिया है, 304 बी, 304 कैपिटल बी डाउरी डेथ है। इसका बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ आईपीसी डील्स विथ डाउरी डेथ। किस चैप्टर में डाउरी डेथ डील किया हुआ है? तो ये ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में है, और किस चैप्टर में है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी? वेरी गुड वेरी गुड, चैप्टर नंबर 16 में है, तो बी हो गया करेक्ट आंसर, चैप्टर नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउरी डेथ अंडर आईपीसी हैज़ बीन पुट अंडर द चैप्टर। किस चैप्टर में डाउरी डेथ है? ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉ एंड जस्टिस, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक न्यूइसेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी ने आंसर कर भी दिया है इसका। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जो कि किस चैप्टर में? चैप्टर 16, यानी ए आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विच इज़ नॉट द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ। डाउरी डेथ का एसेंशियल इंग्रेडिएंट इसमें से कौन सा नहीं है? पहला दिया हुआ है क्रुएल्टी और हरासमेंट टवार्ड्स वुमन बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड इन फॉर और इन कनेक्शन और विथ एनी डिमांड ऑफ डाउरी। आप बताइए ये करेक्ट है क्या नहीं? ये है एक एसेंशियल, यानी अगला ऑप्शन दिया हुआ है क्रुएल्टी मस्ट बी सून बिफोर हर डेथ, ये भी एक एसेंशियल है। बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ क्रुएल्टी होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है ऑकुलर टेस्टिमनी रिगार्डिंग इंजरीज बाय एक्यूज पर्सन टू वुमन, ये नहीं है। चौथा है डेथ ऑफ वुमन विद इन 7 years ऑफ मैरिज। आप सभी ने इसका सही आंसर कर दिया हुआ है। ए, बी और डी तीनों ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है डाउरी डेथ का, और सी नहीं है, तो इसमें सी हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी इज। डाउरी डेथ का पनिशमेंट कितना है? पहला दिया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दूसरा दिया है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years ओनली, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, और लास्ट है नॉट लेस देन 7 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, कम से कम 7 साल होगा, कम से कम 7 years, और एक्सटेंड कहाँ तक कर सकता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, यानी मिनिमम कितना होगा? 7 years होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। मिनिमम कितना होगा? 7 years। ओके, डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी रिलेटिंग टू डाउरी डेथ वाज इंसर्टेड। किस अमेंडमेंट से डाउरी डेथ का प्रोविज़न को इंसर्ट किया गया था आईपीसी में? 1985 के अमेंडमेंट से, 1986 के, 1987 के, 1988 के। वेरी गुड, कई लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 बी। चलिए ये बताइए 498 कैपिटल ए वो किस अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था? क्रुएल्टी जो होती है बाय हस्बैंड और रिलेटिव टू हस्बैंड, वो किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? आप लोग लिखिए। ओके, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइफ ऑफ ए, मतलब ए की वाइफ कमिटेड सुसाइड आफ्टर 2 years ऑफ हर मैरिज एंड बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी एंड हरासमेंट बाई ए एंड हिज पेरेंट्स फॉर डिमांड ऑफ डाउरी। देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स जो होंगे डाउरी डेथ को फुलफिल कर रहा है, ये जो फैक्ट्स दिया हुआ है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल कर रहे हैं। बिफोर हर डेथ क्रुएल्टी भी हुआ है और 7 साल के अंदर उसने सुसाइड भी कमिट किया हुआ है। ए एंड हिज पेरेंट हैव कमिटेड ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस कमिट किए है ए और उसके पेरेंट्स ने? 302, 304, 304 ए, 304 बी। बहुत ही आसान है, सबने डाउरी डेथ कमिट किया है, डाउरी डेथ, क्योंकि उसके सारे एसेंशियल्स फुलफिल कर दिए जा रहे हैं। तो 304 बी हो गया, डी सभी का सही है, 304 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ अनडिफाइंड अंडर आईपीसी। आईपीसी में डाउरी डेथ का इंग्रेडिएंट कौन नहीं है? पहला है अननेचुरल डेथ, ये तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, डेथ जो होना चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टांस में या नेचुरल सर्कमस्टांस में नहीं हुआ रहना चाहिए। दूसरा कह रहा है डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज, ये भी बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, 7 साल के अंडर में डेथ हो रहना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि वीमेन वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट बाई हर हस्बैंड और बाई एनी अदर पर्सन। चलिए ये सी है। डी कह रहा है कि क्रुएल्टी और हरासमेंट विद वीमेन शुड बी इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी। देखिए डी भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, डाउरी डिमांड के कनेक्शन में वो क्रुएल्टी और हरासमेंट हो रहना चाहिए। और सी में जो दिया हुआ है कि वीमेन के साथ क्रुएल्टी हुआ या हरासमेंट हुआ हस्बैंड के द्वारा या एनी अदर पर्सन के द्वारा, और बेयर एक्ट आप देखिएगा तो उसमें रहेगा या हस्बैंड के द्वारा या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के द्वारा हुआ रहना चाहिए, और वो क्रुएल्टी डिमांड ऑफ डाउरी के कनेक्शन में हुआ रहना चाहिए। तो इसमें जो ऑड वन है वो सी है। ए बी डी जो है वो मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है डाउरी डेथ का, लेकिन सी नहीं है। क्रुएल्टी और हरासमेंट हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के द्वारा होना चाहिए, और वो कनेक्शन भी डिमांड ऑफ डाउरी हुआ रहना चाहिए। तो सी हो गया इसका आंसर, नहीं है एसेंशियल इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट हो गया, ए मैरिड वीमेन डाइज बाई बर्न्स विद इन 7 years ऑफ मैरिज। 7 साल के अंदर डेथ हुआ है, ये पहला एसेंशियल फुलफिल हो गया, और बर्न से हुआ है, मतलब नेचुरल सर्कमस्टांस में भी नहीं हुआ है, दूसरा भी एसेंशियल फुलफिल हो गया। The complaint is filed by her father that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment in connection with demand for dowry by the husband। अब जो फादर थे, महिला के जो फादर थे, उन्होंने कंप्लेन किया कि सून बिफोर हर डेथ उसके साथ क्रुएल्टी हुआ था। वो भी क्रुएल्टी किस से रिगार्डिंग हुआ था? इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी हुआ था। ये तीसरा एसेंशियल भी फुलफिल करता है, जो है कि सून बिफोर हर डेथ उसके साथ क्रुएल्टी होना चाहिए, और वो दैट क्रुएल्टी मस्ट बी इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी। यानी सारे ही जो एसेंशियल्स है वो फुलफिल कर दिए जा रहे हैं इस फैक्ट के द्वारा। ही कैन बी चार्ज अंडर, अब उसको किस सेक्शन में चार्ज किया जाएगा? बोल रहा है 304 बी में 498 ए ऑफ आईपीसी, 304 बी एंड 498 ए ऑफ आईपीसी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर दीजिए। कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया। देखिए डाउरी डेथ तो है ही, क्योंकि डाउरी डेथ के सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं। ये इसमें 498 ए के भी सारे एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं, जो कि एक क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। यहाँ के हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ने क्रुएल्टी कमिट किया है विद दैट वीमेन के साथ, इसीलिए 498 ए और 304 बी दोनों का ही एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 304 बी एंड 498 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 304 बी आईपीसी रिफर्स टू। डाउरी डेथ क्या रिफर करता है? जीनोसाइड रिफर करता है, कल्पेबल होमिसाइड, कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। चलिए इसका आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड। देखिए कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड का क्या मतलब? जरूरी नहीं है कि होमिसाइड डायरेक्ट किया जाए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब समथिंग ऐसा सिचुएशन में होमिसाइड हुआ रह रहा है जिसको कंस्ट्रक्टिवली माना जा सकता है कि उसने, जिस पर्सन, जो एक्यूज पर्सन है, उसी ने कमिट किया हुआ है। भले ही फीमेल ने सुसाइड कमिट कर दिया, खुद को बर्न कर लिया, लेकिन क्योंकि उसके साथ डेथ के पहले उसने इस सर्कमस्टांसेस में उसके डेथ हुआ है कि उसके साथ क्रुएल्टी हुई थी, और वो भी क्रुएल्टी हुई थी विद रिलेशन टू डिमांड ऑफ डाउरी, तो उसको फोर्सफुली सुसाइड करने पे मजबूर किया गया। तो जिस भी तरीके से उसका डेथ हुआ है वीमेन का, उसको माना जाता है कि कंस्ट्रक्टिव रूप से होमिसाइड ही है, उसको मारा गया है, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड कहा गया। और डायरेक्ट होमिसाइड क्या हो जाएगा? अगर किसी को जान से मारना, जैसे कि सेक्शन 300 मर्डर जो होता है, उसमें डायरेक्ट होमिसाइड होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी इज बेसिकली अगेंस्ट। सेक्शन 361 के अंदर जो ऑफेंस है आईपीसी में, वो किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट फैमिली है, अगेंस्ट सोसाइटी है,
अगेंस्ट एनी पर्सन है या अगेंस्ट लॉफुल गार्जियन है। जी बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं। जो 361 का ऑफेंस है दैट इज़ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन, यानी लॉफुल गार्जियन के अगेंस्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ किडनैपिंग्स आर देयर इन द इंडियन पिनल कोड। आईपीसी में कितने तरह का किडनैपिंग दिया हुआ है? चलिए इसका भी आंसर आप लोग देने लगे। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया दिया हुआ है, दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन दिया हुआ है। तो कितने तरह का हो गया? 2 तरह का हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप अंडर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी कैन बी ऑफ ए पर्सन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ मेल है और 16 साल के अंडर है तो उसका हो सकता है। दूसरा कट ऑफ ए पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इफ फीमेल 18 ईयर्स के अंडर ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और ऑल ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया, आप लोग सब लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सारे ही किडनैपिंग में फॉल करेंगे 361 में, सारे के सारे। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज। किडनैपिंग के केस में माइनर का कंसेंट का क्या वैल्यू होता है, कितना रेलिवेंट रहता है उस। पहला दिया है होली इमेटेरियल, पार्सली इमेटेरियल, होली मटेरियल, पार्सली मटेरियल। बिल्कुल सही, माइनर का कंसेंट बिल्कुल भी इमेटेरियल होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है माइनर ने अपना कंसेंट दिया या नहीं दिया। तो होली इमेटेरियल हो गया ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कंसेंट ऑफ द पर्सन किडनैप्ड इज अ गुड डिफेंस टू द चार्ज ऑफ किडनैपिंग व्हेन। कब होगा कंसेंट, पर्सन का कंसेंट गुड डिफेंस किस केस में हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है द गर्ल किडनैप्ड इज अबव 14, अगर 14 ईयर्स से ऊपर की गर्ल का किडनैपिंग हुआ है, 16 ईयर्स के ऊपर के गर्ल का किडनैपिंग हुआ है, दूसरा ऑप्शन था। और तीसरा है किडनैपर मैरीज द गर्ल विद हर फ्री कंसेंट, किडनैपर मैरी कर लेता है गर्ल के साथ। और चौथा दिया हुआ है कंसेंट ऑफ द पर्सन किडनैप्ड इज इमटेरियल, कि किडनैप्ड गर्ल का कंसेंट इमटेरियल है, वो रेलिवेंट ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में भी यही था कि कंसेंट इमटेरियल होता है, इसका आंसर भी यही हो जाएगा कि कंसेंट बिल्कुल भी मटेरियल नहीं होता है, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज रिपीटेड क्वेश्चन होली इमटेरियल, होली इमटेरियल, बिल्कुल सही। फिर आ गया द वर्ड टेक्स इन सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी सिग्निफाइज। 361 में जो वर्ड टेक्स यूज है वो क्या सिग्निफाई करता है? टेकिंग बाय फोर्स, टेकिंग बाय फ्रॉड, फिजिकल टेकिंग, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बताइए। तो टेक्स का मतलब क्या हुआ? देखिए फ्रॉड से टेकिंग या फोर्स से टेकिंग नहीं, जो 361 में किडनैपिंग के केस में वो है फिजिकल टेकिंग। उसका मतलब फिजिकल टेकिंग, एब्डक्शन बाय फोर्स होना जरूरी है, लेकिन किडनैपिंग वो फोर्स के बिना अगर किडनैपिंग हुआ है तो भी वो वैलिड किडनैपिंग है। इसलिए किडनैपिंग में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा सी, फिजिकल टेकिंग होना बहुत ज़रूरी है किडनैपिंग के लिए। तो सी इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग अंडर द आईपीसी। किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए कौन सा एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है वो सेलेक्ट करना है, जो नहीं है। पहला ऑप्शन है माइनर चाइल्ड, दूसरा है इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड, थर्ड इज विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्डियन एंड फोर्थ इज आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, आपने इसका सही आंसर दे दिया है। क्या जरूरी नहीं है? इंटेंशन जरूरी नहीं है। एक्यूज का इंटेंशन इमटेरियल है, हो चाहे नहीं हो, लायबिलिटी अराइज हो जाएगी किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए। तो बी करेक्ट आंसर हो गया, इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग व्हाट शुड बी द एज ऑफ माइनर। माइनर का एज क्या होना चाहिए किडनैपिंग के लिए? 16 years, 18 years, below 16 years if a male and below 18 years if a female. लास्ट दिया है within 21 years if male and within 18 years if a female. चलिए आप सबने इसका करेक्ट आंसर दे दिया है, बहुत ही आसान है। क्या चाहिए?
सी बिलो 16 ईयर्स इफ फीमेल, अगर मेल चाइल्ड हो तो 16 साल, एंड 18 ईयर्स इफ फीमेल, अगर फीमेल चाइल्ड हो तो 18 ईयर्स से बिलो। किडनैपिंग के लिए यही एसेंशियल है, सी हो गया। नेक्स्ट हो गया लॉफुल गार्डियन इन द कंटेक्स्ट ऑफ किडनैपिंग अंडर 361 इंक्लूड्स। लॉफुल गार्डियन में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? पहला दिया ओनली द पेरेंट्स, बस पेरेंट्स। दूसरा ओनली ब्लड रिलेटिव्स। तीसरा दिया एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर एंड कस्टडी ऑफ द माइनर। और चौथा नन ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका भी आप लोगों को करेक्ट आंसर पता है। लॉफुल गार्जियन का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कोई भी पर्सन जिसको इंट्रस्ट किया गया है लॉफुली कि उसको माइनर का केयर, माइनर के कस्टडी का केयर दिया जाएगा। मतलब एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर ऑफ कस्टडी ऑफ द माइनर, यानी सी करेक्ट आंसर हो गया, सी। नेक्स्ट हो गया द केस ऑफ एस वरदराजन वर्सेस स्टेट रिलेट्स टू। ये केस किस ऑफेंस से रिलेट करता है? 366 कैपिटल ए, 364 कैपिटल ए, 363 ऑफ आईपीसी, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल सही। ये किससे रिलेट करता है? 363 ऑफ आईपीसी, 363 ऑफ आईपीसी, किडनैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ए एंड बी बोथ आर ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज। दोनों 16 साल के हैं। ए इंटाइसेस बी फॉर मैरिज एंड टेक्स हर टू अनदर सिटी। व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाई ए। उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? उसने इंटाइस किया और दूसरे शहर में ले चला गया। तो बताएं कौन सा ऑफेंस किया है? बहुत आसान है, आप सब ने इसका सही जवाब दे दिया। कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? उसने किडनैपिंग कमिट किया है, किडनैपिंग। क्योंकि किडनैपिंग का एसेंशियल्स फॉल करता है। इसमें कंसेंट इमैटेरियल है। कंसेंट से भी अगर उसने टेक अवे किया हुआ है, ले गया हुआ है, तो भी वो इमैटेरियल है, किडनैपिंग का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हो गया ए इज़ द 17 ईयर्स ओल्ड डॉटर ऑफ बी। बी की 17 साल की बेटी है ए। सी विदाउट कंसेंट ऑफ बी, बी के बिना कंसेंट के टेक्स ए फॉर ए टूर ऑफ साउथ इंडिया। सी हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। चलिए, बिना उस कंसेंट के उसने उसकी बेटी को कहाँ ले गया? टूर पे ले चला गया साउथ इंडिया। अब उसने सी ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? तो बिना कंसेंट के या कंसेंट के ले गया, अगर वो माइनर है तो उसने कौन सा ऑफेंस कमिट कर दिया? बिल्कुल सही, किडनैपिंग कमिट कर दिया, किडनैपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, किडनैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु एवर बाई फोर्स कंपेल्स और बाई एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस। उसको क्या कहेंगे? एबडक्शन कहेंगे, किडनैपिंग कहेंगे, स्लेवरी कहेंगे, फोर्स लेबर कहेंगे। देखिए, कंपेलिंग नेचर का आ गया, फोर्स का यूज़ किया जा रहा है, तो वो एबडक्शन हो जाएगा, एबडक्शन। बिल्कुल सही जवाब, आप सभी ने सही आंसर दिया, एबडक्शन हो गया। नेक्स्ट हो गया एबडक्शन कैन बी कमिटेड अगेंस्ट। एबडक्शन किसके अगेंस्ट कमिट हो सकता है? क्या कोई एज लिमिट है क्या? तो पहला दिया ए पर्सन ऑफ एनी एज। दूसरा ए मेल और फीमेल पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑनली, वीमेन ऑनली, नन ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया, आपको इसका भी सही आंसर पता है। किसके अगेंस्ट हो सकता है? किसी भी एज के पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है। एबडक्शन कैन बी कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन ऑफ एनी एज। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट हो गया किडनैपिंग ऑफ ए फीमेल फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप कैन बी कमिटेड इफ सी इज। लॉफुल गार्डियनशिप से किडनैपिंग हो सकता है एक फीमेल का अगर उस कितने साल की हो? अंडर 16 ईयर्स एज, अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, अंडर 21, अंडर 14। चलिए इसका आंसर दीजिए। सभी लोगों ने देने लगे और सभी का करेक्ट है। कितना होना चाहिए फीमेल का एज? 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ एज, बिल्कुल बी हो गया करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही। अब हम आईपीसी के आगे के एमसीक्यू कभी और सॉल्व करेंगे। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखा कीजिए। ओके, थैंक यू।